छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल गए हैं। पहला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, स्ट्राइकर के नाम से आईडी है, जीएम ब्रेवरीज पर पूछ रहे हैं। लेकिन सर आज मैं जीएम ब्रेवरीज पर, रचित जी ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, आज जीएम ब्रेवरीज पर हम स्टॉक एक्सरे ही करेंगे और लिकर की कंपनियां, थोड़ा सा दर्शकों का मेरे को वीकेंड में भी और इधर उधर आया कि रचित जी को रोक के एक दिन सर लिकर शेयरों पे थोड़ा सा एक्सरे करवा दीजिए। तो आज आपको 12 बजे तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुकना है। और ठीक। जीएम ब्रेवरीज पर तभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ये बताएं गोकेक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट में एंट्री प्राइस बता दीजिए। सॉरी प्रदीप जी, ये गोकेक्स में आप बता दीजिए एंट्री प्राइस। सर देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी जिस तरीके से स्टॉक रिसेंटली नीचे आया था, अभी भी फिलहाल मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म में तो करेक्शंस हो चुका है, लेकिन एंट्री नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार अगर 660 इसके नीचे आता है तो फिर से आपको 635 625 तक भी आ सकता है, क्योंकि ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है और अभी ज़्यादा मोमेंटम मैं इसमें देख नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल अच्छा वैल्यूएशन पे है, एक स्टैगर मैनर पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करने का सलाह रहेगा। और एक सर कॉल देना चाहता हूँ, अगर आपका परमिशन हो तो नाम बता जी देता हूँ पहले। जी बिल्कुल। कंपनी का नाम रहेगा मनकाइंड फार्मा। सो मुझे लगता है कि जितना शॉर्ट टाइम में नीचे आना था आ चुका है, और एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 2-4 दिन 5 दिन का कॉल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता ही देता हूँ स्टार्टिंग में, नहीं तो लोग पहले से आ जाते हैं 2-4 दिन का व्यू बना के। नेक्स्ट 15 से 20 दिन का व्यू आप मेंटेन करके चलिए। और जिस तरीके का पुल बैक ये लग रहा है, मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 2340 एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे 2385 तक आपको करेंट जोन से 100 पॉइंट के ऊपर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और एक 10 से मिनिमम 12 से 15 दिन का व्यू लेके चलिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 2235 के आसपास मेंटेन करना है, और फाइनल टारगेट रहेगा 2385 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर देखिए तेज मूव भी मिल रहा है। और प्रदीप जी की यहाँ पर राय है कि इस काउंटर को अभी देखा जा सकता है। सर इसके एक बार और टारगेट बता दीजिए दोबारा से। सर ऑलमोस्ट 2385 करेंट जोन से 100 पॉइंट फाइनल टारगेट है, ये ओके। जाने के लिए रेडी होगा। उससे पहले एक बार आपको एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। 2330 के आसपास, 2325 2330 के आसपास आता है तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। बाकी सेकंड टारगेट पे आपको इजीली मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही था। बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो होल्ड करने का सलाह ही रहेगा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह। और टारगेट आपकी स्क्रीन पर है 2340 2385, लगभग 100 रुपये ऊपर का टारगेट आपको दिया हुआ है। 2235 का एक स्टॉप लॉस है, जो कि करीब करीब 60 रुपये, करीब 50 रुपये नीचे का है। और आपको जो पहला टारगेट मिल रहा है वो करीब 50 रुपये ऊपर का है, 55 रुपये ऊपर का, माफ़ कीजिएगा 65 रुपये, 55 रुपये ऊपर का ही है। और दूसरा टारगेट पूरा 100 रुपये ऊपर का है। बिल्कुल ठीक है प्रदीप भाई, इस काउंटर को अब देखिए मैं भी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, लेकिन अगर गलती से मेरे से मिस हो जाए तो आप, अगर पूरे शो में अगर कोई भी अपडेट हो तो आप देते रहिएगा। ये जिम्मेदारी सर आप ही पे छोड़नी पड़ती है मुझे। आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर है, यहाँ पर एक दर्शक हैं आशु कुमार जी, हमारे प्राइम टाइम मेंबर हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शिवा सीमेंट पर पूछ रहे हैं। 15,000 शेयर लिए हुए इन्होंने 35 रुपये के। क्या इसमें कोई मूव पॉसिबल है 5 से 6 महीने के लिए? रचित भाई, कोई मिड टू लॉन्ग टर्म आपको लग रहा है? मिड टर्म इनकी साइड से, लॉन्ग टर्म में आपसे पूछ लेता हूं। रचित भाई प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आई एम सो सॉरी सर। नहीं नहीं, इट्स जिस ओके। तरीके से ये स्टॉक प्लेस्ड है सर, पहले भी ये कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था, और अभी भी मैं समझता हूँ इस पर्टिकुलर स्पेस में हम लोग बुलिश हैं। बट शिवा सीमेंट ये पर्टिकुलर काउंटर मैं बहुत ज्यादा इसमें बुलिश नहीं हो पाता हूँ। मैं इनको एक ही चीज कहूंगा कि आपको जब एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिले हायर लेवल्स पे, और हायर लेवल्स पे मैं बहुत ज्यादा भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी 27-28 लेवल्स पे आपको एग्जिट मिले, एक बार एग्जिट कर लें। और इस काउंटर पे बहुत ज्यादा कोई पोजीशन या अपसाइड मैं नहीं देख पा रहा। ठीक है, अगला सवाल मिला है जयंत एग्रो पर, 240 के लिए हैं अशफाक आलम साहब ने। प्रदीप जी, ये 240 के लिए 6 महीने का व्यू है, इस पर क्या करना है?
देखिए मुझे लगता है कि सर इसमें ना हर एक उछाल में बेचना चाहिए, सेल ऑन राइज भी होना चाहिए। अभी एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है 192 के आसपास का, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रही काउंटर के साथ। लेकिन कभी भी अगर आपको 225 30 तक आपको एक मूव मिलता है, उस मूव में आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, आप देखेंगे लास्ट 2-3 महीने का चार्ट भी ठीक ठाक नहीं है, मतलब बार बार नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। एक सवाल है, IEX पर 4,000 शेयर हैं, 170 रुपए के। कल इसमें बड़ा तेज मूव आया था रशीद भाई, इस काउंटर पर कोई आपकी प्रतिक्रिया सर? ये कल चल चुका है या अभी और इसमें उम्मीद? सर कल सिर्फ वो बात आई थी कि इनकी जो हेयरिंग है वो फ्राइडे तक के लिए टल गई है, और उसके बाद एक मूवमेंट देखने को मिला था। तो मैं नहीं समझ पाया कि ये मूवमेंट क्यों आया। इस काउंटर में अब सर कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं बची है। पहले जो एक पावर ट्रेडिंग को लेके एक्सक्लूसिविटी थी, अब आप देख रहे हैं और भी एक्सचेंजेस उस प्रोपोजिशन पे आ गए हैं। तो इस पे मैं कहूंगा जहां को, क्योंकि ये कल जो मूवमेंट था हो सकता है आपको कभी और भी देखने को मिल जाए। अगर वो मूवमेंट देखने को मिलता है, इससे एग्जिट कर लें। ये एक्सचेंज अब कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटिंग एक्सचेंज बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फैसिनेशन थोड़ा कम हुआ है। विप्रो पर आपकी राय प्रदीप भाई? वारिस सिद्दीकी साहब सवाल पूछ रहे हैं कि इसको बाय कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली विवेक जी, मुझे लगता है कि विप्रो अभी भी जो है उतना ऊपर नहीं आया है, और रिसेंटली हमने देखा अच्छा खासा 238 240 के आसपास से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ये रैली आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, और 308 310 जाने के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। व्यू 3 से 5 महीने का लेके चलिए, 310 320 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। एक सवाल है LG पर, सुनील बिज साहब का। ये अप ट्रेंड में कब जाएगा? नेक्स्ट 3 महीने के लिए क्या टारगेट रखें रचित जी? देखिए सर, कंपनी अच्छी है और इस पे कोई दो राय नहीं है, बट मेरे को प्रैक्टिकली अब ये पूरे स्पेस से लग रहा है डर। और उसके पीछे का क्लियर केस है सर, जिस तरीके से सिल्वर और कॉपर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिस तरीके से इनका चिपसेट यूसेज, मतलब आप देखिए एसी में भी अब 2 PCB आने लग गए हैं। फ्रिज भी आपके इन्वर्टर होने के बाद बहुत सारे चिपसेट यूज कर रहा है, तो इवेंचुअली द प्राइस हाइक ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विल ईट इनटू देम। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि अगर आप वो प्राइस कंज्यूमर तक पास ऑन करेंगे तो कंज्यूमर डिमांड आपको टेपेड होती हुई दिखेगी, नहीं करेंगे तो मार्जिन प्रेशर आता हुआ दिखेगा। अगर ये सिल्वर और कॉपर ऐसे ही बढ़ते रहते हैं तो इस इंडस्ट्री के लिए आप माने आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। और आप 3 महीने का ही टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं, यहां से सिल्वर कॉपर कोई कूल ऑफ होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं कहूंगा कहीं भी आपको 1540 1560 लेवल्स पे एग्जिट मिले, एक बार कर लीजिए, क्योंकि हाँ, प्रॉब्लम में ये इंडस्ट्री आने वाली है। जनन जन्नत जी हैं, इनका सवाल है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक का। प्रदीप जी, इस पर आपकी राय सर? ओके, एक सेकेंड। हाँ, अभी 671 के आसपास का प्राइस है। रिसेंटली चार्ट में ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 850 से हुआ था, उसके बाद 750 से हुआ है। सर उछाल में एग्जिट करने का प्लान ही रहेगा, इसमें मेरे हिसाब से तो बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। साहिल खान साहब का सवाल है, JBM ऑटो 667 के बाय कर रखे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? रचित भाई कुछ बता सकते हैं व्यू अपना, या कोई बिल्कुल टारगेट स्टॉप लॉस जी? सर, जेबीएम ऑटो अभी आप देखें पिछले फोर्थ नाइट में 2 बार बहुत अच्छा मूवमेंट करके गया। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी आप देखें अच्छा मूवमेंट रिसेंट टाइम्स में कर रहा है। मैं समझता हूं अभी आप इसको बिल्कुल होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। सबसे पहला लेवल ही 724 का होगा जो मैं आपको सुझाना चाहूंगा। और 724, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम करता है, हो सकता है आपको ये 3 महीने में टाइम में देखने को भी मिल जाए। 724 के ऊपर मेंटेन करता है तो 798 तक जाता हुआ दिख सकता है। जहां तक हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, 598 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। मुझे नहीं लगता वो हिट होना चाहिए, बट क्योंकि आपके पास एक स्टॉप लॉस इन प्लेस होना चाहिए, इसलिए वो स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अपसाइड के लिए ये काउंटर अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं इलेश पटेल के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, RVNL में और JSW इंफ्रा में क्या करें? आपका व्यू प्रदीप जी? देखिए सर, आरवीएनएल में आई डोंट थिंक कि यहाँ से भी आपको इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम मिलेगा। मुझे लगता है कि आरवीएनएल जितने भी रेलवे काउंटर्स है, मैंने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया, उससे पहले जब एक हफ्ता पहले मूव आया था उस टाइम पे भी मैंने डिस्कशन किया था कि ये जो मूव आ रहा है शॉर्ट टर्म मूव है,
और ये कोई कंफर्मेशन नहीं कि बेस बन चुका है और फिर से आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, ऐसे नहीं है। तो व्यू अगर है, आप बने रहिए आरवीएनएल के साथ, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि फिर से आपको 335 340 के आसपास मिल सकता है। मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि 425 जिस दिन ब्रेक करेगा उसके बाद आपको अगेन 550 600 तक आपको मिलेंगे, बट एक लॉन्ग टर्म थीम है, शॉर्ट टर्म में नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा भी है कि ये बजट के लिए हम प्ले कर सकते हैं रेलवे को, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है देन यू शुड फ्रेश बाय एंड बने भी रहिए। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे टॉप से मोर देन 50% 55% नीचे है मैक्सिमम स्टॉक। एक बार के लिए तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश भाई अभी थोड़ा अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा इसमें। सेकंड स्टॉक आपने बताया जेएसडब्ल्यू। इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ओके। देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी 276 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एक रिसेंटली सपोर्ट लिया था 260 में। मुझे लगता है कि 260 में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी। तो ये रही बात आरवीएनएल और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। आगे बढ़ते हैं। रोहित तिवारी जी का सवाल है, सर वालचंद नगर 206 रुपये के लिए हूँ, इस पर शॉर्ट टर्म व्यू। प्रदीप जी आप बता दीजिए। अभी जरा रचित जी एक छोटे से ब्रेक पर गए हैं। ओके, अभी 181 के आसपास का प्राइस है, डाउन ट्रेंड में सर। ओवरऑल उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान रहेगा। 198 अगर ब्रेक करता है एज ए प्राइस एक्शंस के हिसाब से, 198 ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे 215 से 220 के आसपास का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 181 के आसपास है, अभी भी नेगेटिव ट्रेंड ही है, और ये नेगेटिव ट्रेंड अप टू आपको 165 60 तक लेके जा सकता है। तो एक बार के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 145 में इसका होना चाहिए। ठीक है। अपोलो टायर और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे? हसमुख साहब का सवाल है। चलिए रचित जी भी आ गए। हमारे हसमुख तो ये भी हैं। हाँ रचित जी, अपोलो टायर आप बता दीजिए सर। पहले मैं प्रदीप भाई से पूछ लेता हूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट रहेगा सर? देखिए उज्जीवन में मुझे लगता है कि 58 के आसपास का भी प्राइस है, 62 से लेके 64 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना तो सर थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। और एक बार के लिए तो आप बने रहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन विथ ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 52। कभी भी 52 के नीचे अगर आता है आपको उस टाइम पे होल्ड नहीं करना चाहिए, बेचना चाहिए। अब 64 65 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन आपको एक बार पर्टिकुलर काउंटर 78 80 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। जी, अपोलो टायर पर आपकी राय रचित जी? सर देखिए, अपोलो टायर जिस तरीके से प्लेस्ड है, अभी आपको बहुत ज्यादा मैं मोमेंटम के लिए नहीं बोलूंगा। फॉर द टाइम बीइंग 536 540 लेवल्स पे आपको ये जाता हुआ दिखेगा। एक बार अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखें, रिजल्ट आ जाने दें इस सीजन के। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पूरा टायर स्पेस जो है, जो हमने ऑटो सेल्स नंबर देखी है, इनकी ओईएम डिमांड पे मैं एक अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रिजल्ट अगर फेवरेबल रहे तो ये आपको 568 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। और क्योंकि ये अगर फेवरेबल वाली सिचुएशन में मैं आपको डाल रहा हूं, तो एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाना चाहूंगा। अगर रिजल्ट्स नहीं फेवरेबल रहे तो आपको एक 512 का क्लोजिंग भी स्टॉप लॉस इसमें लगा के रखना चाहिए, जिसके नीचे अगर ये क्लोजिंग होता है तो एक बार आपको एग्जिट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है, वारी एनर्जी ले सकते हैं या नहीं? प्रदीप जी, इस काउंटर में बड़ी खबरें रहती हैं, बड़ा मोमेंटम रहता है वारी एनर्जी में, क्या करें सर? सर चार्ट में ना क्लियर कट ब्रेकडाउन आया, ऑलमोस्ट 2800 के आसपास आया था, तो अभी 2600 के आसपास का प्राइस चल रहा है। कल भी हमने डिस्कशन किया संदीप जी के साथ, चार्ट में अभी भी नीचे मुझे लगता है कि 2200 एंड 2250 उस जोन के आसपास का एक रिस्क अभी भी ओपन है। सो इसीलिए मैं अभी इसको बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा जब तक ये फिर से 3000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो क्योंकि नीचे आता है उसके बाद बहुत वॉलेटाइल रहता है, और जिस तरीके से पैटर्न खराब हुआ है शॉर्ट टाइम में अभी ये नहीं चलेगा। फिर से 3000 के ऊपर इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा, लेकिन वो बहुत लंबा है तो इट विल टेक सम टाइम। अगर किसी के पास है, मेक श्योर मुझे बहुत एक गट फीलिंग्स आ रहा है कि आप एक बार 2300 तो देख ही लेंगे। करेंट जोन से भी 300 350 पॉइंट के नीचे का एक सपोर्ट है, वहां पे अगर आप देख सकते हो तो ही आप बने रहिए, अदरवाइज स्टॉक 3000 के ऊपर ही चलेगा। राजरतन वायर पर वीकली ब्रेकआउट है या नहीं, ये भी प्रदीप जी आप ही को बताना पड़ेगा। थोड़ा चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया।
वीकली ब्रेकआउट सर इस पर दिख रहा क्या राजरत्न वायर पर? सर पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं ट्रैक नहीं करता, राजरत्न ग्लोबल वायर में मैं। अच्छा, ठीक है। रचित जी, इसके बारे में आप बताएं सर। टेक्निकल अगर आप देखते हैं तो मतलब इसको बता दीजिए। बाकी अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हैं फंडामेंटली भी तो थोड़ा सा टेक बता दीजिए। सर राजरत्न ग्लोबल वायर, मैं तो सर लेबर आदमी जो आप बोलेंगे वो देख लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सर देखिए, ये जिस तरीके से अभी प्लेस्ड है, मुझे इन लेवल्स पे थोड़ा सा एक स्ट्रेच वैल्यूएशन की तरफ दिख रहा है। बहुत ज्यादा अपसाइड अभी मैं इसमें देख नहीं पा रहा हूं। जिस तरीके से पोजीशनड है, अगर आप इसको एक वीकली लेवल के ही तौर पे लेके चल रहे हैं, अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास आ गया है मेरी समझ से। 512 से 516 के लेवल पे ये थकता हुआ दिखेगा, अनटिल अनलेस आपको कोई न्यूज आती हुई दिखे इसमें। उन लेवल्स पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको 2-3 महीना होल्ड करते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई दिख सकती है, जिसपे आपको ये 538 से 546 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर। वेस्कॉन इंजीनियरिंग एंट्री लेवल क्या होंगे प्रदीप भाई इस काउंटर पर? विशाल शर्मा जी का सवाल है। देखिए अभी मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए वेस्कॉन से। अभी तो एंट्री नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एंट्री लेवल अगर मैं फिर भी बताता हूँ तो एंट्री लेवल के आसपास ही है। 48 के आसपास एंट्री बनता है। इसका टारगेट अगेन आपको 58-60 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके के मार्केट अभी है, इस मार्केट में आई डोंट थिंक कि वेस्कॉन इंजीनियरिंग पे अभी करंट उनसे एंट्री लेना चाहिए। ठीक है। इंडो फार्म इक्विपमेंट 189 रुपीज़ के लिए हुए हैं इन्होंने, और इसमें एग्जिट लेवल क्या होने चाहिए रचित जी? सर 189 पे इन्होंने ले रखा है। हाँ, मतलब प्रॉफिट में है लेकिन अभी और प्रॉफिट बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा ये बता दें। सर बहुत ज्यादा देखिए कंफर्ट नहीं मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ देख पा रहा हूं, क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी बहुत ठीक नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कंपनी प्रेशर में है। और मैं समझता हूं आपको ये जो मूव देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं फिजल आउट हो जाएगा 208-210 रुपए के लेवल पे। वहां पे आप अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर द टाइम भी इसमें कोई रिवर्सल मुझे दिखता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है। कोल इंडिया, प्रदीप जी मुझे याद है आपने ये कॉल दी थी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक उसमें आपने बड़ा टारगेट भी दिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक जी अच्छा जी। मूव हमें कोल इंडिया में देखने के लिए मिला था। आपको याद होगा जब हमने भारत कोकिंग कोल के आईपीओ की कुछ दिन पहले बात की थी, दिसंबर में 25-26 दिसंबर के आसपास की बात है ये, और वहाँ से कोल इंडिया अच्छा चला। अब क्या आपको लग रहा है? एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने 400 रुपये पर लिया हुआ है कोल इंडिया। सर आपने जो आई थिंक इसका एक स्टॉक एक्सरे किया था उस दिन, उससे एक हफ्ता पहले डिस्क्लेमर के साथ मैंने आपको बताया था कि हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया था। ये 382 में मैंने आइडेंटिफाई किया था, 395 के ऊपर हमारा कॉल एक्टिव हुआ। 12 दिसंबर को गवर्नमेंट मोदी जी ने डायरेक्टली एक पोस्ट किया था, आप देखेंगे, कोल सेतु पॉलिसी। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको किया था और आपने स्टॉक एक्सरे किया था। 400 के आसपास अगर उनका बाइंग है, एकदम परफेक्ट जोन पे है। एक ही टारगेट बताया था आपको, 480। 480 से पहले स्टॉक रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उससे पहले कुछ बिग रेजिस्टेंस है ही नहीं। और जिस तरीके से अभी वैल्यू अनलॉकिंग चल रहा है, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। 400 के आसपास बाइंग है, आप वहीं पे 390 के आसपास थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अभी बने रहिए। एक दो दिन, एक हफ्ते का टारगेट है नहीं 480। और आपने पूछा था कि 20% हो रहा है, मैंने हाँ पे हाँ भी मिलाया था, मैंने बोला हाँ चलेंगे स्टॉक। और उसके बाद जैसे ही न्यूज आया, 2-4 दिन बाद स्टॉक भागने लगा। अभी तो ऑल टाइम हाई के मतलब रिसेंटली 52 के हाई के आसपास ही है। 432 का आज का भी डे हाई था। मैं बोलूंगा बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए, बहुत टाइम बाद ये चल रहा है। एक बार पेशेंस के साथ अगर आप 1-1.5 महीना भी मैक्सिमम टाइम देते हो तो इजीली आपको 480 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो 480 का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। और देखिए अब इनकी जो सब्सिडी है बीसीसीएल, उसका आईपीओ अब खुल ही रहा है परसों से, और फिर वहाँ पर करीब 12 या 13 तारीख तक की आईपीओ खुला रहेगा, और जो प्राइस बैंड है वो 21 से 23 रुपए का है। वहाँ पे जो गेम हो रहा है ना वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में हो रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 12 रुपये से, जब आईपीओ जिस दिन घोषणा हुई थी, आई थिंक वीकेंड्स में हुई थी, तो उस समय उस दिन प्रीमियम चल रहा था 12 रुपये।
और वो फिर पहुंच गया 17 रुपए तक, और अब वो दोबारा से खिसक के 11 और 12 रुपए की रेंज में आ गया। रचित भाई, ये BCCL वैसे वैल्यूएशन मैंने देखी उसकी ठीक है, 2.5 रुपए की EPS है, करीब 21-23 रुपए का अगर प्राइस बैंड आ रहा है तो 10 का भी PE मल्टीपल नहीं, और ठीक ठाक वैल्यूएशन हो गई। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी वॉलेटिलिटी, पहले तो ये बताओ IPO सब्सक्राइब करवाओगे या नहीं करवाओगे 23 रुपए पर? दूसरा कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 से 17 रुपए की रेंज में रहता है तो एक अच्छी खासी अपसाइड तो 23 रुपए पर भी है। मतलब आप 12 रुपए को भी देखो तो करीब करीब आपको 40-50% का प्रीमियम है, और अगर 17 रुपए तक जाता है तो ऑलमोस्ट 70% का प्रीमियम इशू प्राइस से, जो कि हाईएस्ट अगर हम ले भी लेंगे 23 रुपए का इशू प्राइस होगा। तो कोल इंडिया के लिए कितनी वैल्यू अनलॉकिंग होगी जब तक वो IPO चलेगा, और जब वो IPO लिस्ट हो जाएगा तो सारा फोकस वहां चला जाएगा? तो दोनों पर रहा है। सर देखिए, बहुत क्लियर केस है यहाँ पे। और ये कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी, 1-1.5 महीने पहले, कि ऐसे ये इनके IPOs आएंगे और सारा का सारा सिचुएशन होगा। उस टाइम से ही अच्छा लग रहा था, और हमने चैनल पे कवरेज भी किया था इसका। उसके बाद ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरी समझ से एक ब्लीक पॉसिबिलिटी है, बट आप देखिए कि IPO आने के टाइम पे कोल इंडिया शुड बी प्लेस्ड अराउंड समवेयर नियर 448 लेवल्स, और वहां पे हल्का सा आपको रेजिस्टेंस, हल्का सा थकावट देखने को मिल सकती है। मेरी समझ से अगर आप पूछें कि IPO टाइम पे कोल इंडिया के साथ आपको क्या करना चाहिए, तो कहीं भी 458 लेवल्स, अरे 448 लेवल्स, 454 लेवल्स मिलें एक बार, अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठे, अपना पोजीशन आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि सर एक फैंसी भी होता है, और वो फैंसी एक मोमेंटम क्रिएट करता है। दो इसके इनहेरेंट डिमांड और वो सारी चीजें इन प्लेस हैं, बट जिस तरीके का हिस्टोरिकली ये स्टॉक मूवमेंट करता हुआ आया है, वो लेवल्स होंगे जहां पे कंफर्टेबली हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप पोजीशन लेके बैठे हुए हैं तो कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जहां तक IPO के अप्लाई करने की बात है, डेफिनेटली आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए। एक अच्छा प्रोपोजिशन है, अच्छी वैल्यूएशन है, लिस्टिंग गेन्स जो भी होंगे सर, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली लिस्टिंग कहाँ होने वाली है, और लिस्टिंग के बाद लाइक वी हैव सीन इन ग्रो उस तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं है, और उसके बाद क्या फिनेटिक मूवमेंट है। तो थोड़ा सा मार्केट अपने आप गेज कर रहा है, वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ अप्लाई जरूर करना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोपोजिशन लगता है। रमन राजपूत जी बोल रहे हैं, सर मैं आर्मी मैन हूँ, थोड़ा सा मेरा सवाल उसमें उनका कहने का मतलब यही है कि प्रायोरिटी में ले लें। सर आप सवाल भेजिए, सवाल अगर आप इसके साथ ही लिख देते तो मुझे और आसानी हो जाती, और पूरी रेस्पेक्ट है सर आपकी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई पार्शलिटी नहीं है। जिनके क्वेश्चन आ रहे हैं सर सबकी रेस्पेक्ट है, सबको सबके क्वेश्चन ही लिए जा रहे हैं। अगला सवाल हमें मिला है शारदा एनर्जी के बारे में बताएं। 504 पर 1000 शेयर लिए हुए हैं, ATJ रोमर्स के नाम से इनका ID बना हुआ है। प्रदीप भाई, इसके शारदा एनर्जी हमने देखा कि जितने भी फेरस नॉन फेरस मेटल के काउंटर ने जबरदस्त चले, लेकिन शारदा एनर्जी में उतना मूव नहीं मिला, क्या करना है सर इस पे? सर मुझे लगता है कि तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 509 के आसपास का प्राइस चल रहा है, होल्ड कीजिए। अगेन आपको स्टॉक 564 क्रॉस होने के बाद ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो सकता है। वीकली चार्ट में सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास फिर से घूमने का यहाँ पे एक दिखा रहा है। बिल्कुल बाय कीजिए। करेंट जोन से अगर आप बाय करके जाते हो तो एग्जैक्टली आपको एक स्टॉप लॉस 460 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। अगेन आपको ऑल टाइम जो हाई लगाया था 640 के आसपास, वो आपको मिलेंगे एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। थंगामाइल ज्वेलरी, यहाँ पर मनोज चपराना जी का सवाल है। इसमें 3311 रुपये पर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। रशीद भाई, आज ज्वेलरी काउंटर पे हम पहले भी बात भी कर रहे थे, और आज इसमें मूव भी है करीब 6% से ज़्यादा का। इनको प्रॉफिट मिल रहा है 300 रुपये का, लेकिन निकलें या भी बने रहें थंगामाइल में? सर जिस तरीके से अभी हमने पूरा डिस्कशन किया कि एक बार इट विल बी बेटर ऑफ हम देख लें कि किस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, एक रिटर्न मिल रहा है, मेरी समझ से आपको जरूर इसको रजिस्टर कर लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं और अपसाइड है, और अपसाइड के लिए आपको प्ले करना चाहिए, तो मैं कहूंगा ठीक है, कंटिन्यू विद द पोजीशन, बट बीइंग एट अ सेफर साइड 3424 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखिए। उसके नीचे बंद होगा, आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, आप अपने मोमेंटम को प्ले करिए। हो सकता है बिफोर द नंबर कम्स आउट 3800 तक के भी लेवल्स दिखा दे, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं श्रीराम फाइनेंस पर सवाल पूछ रहे हैं, 913 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने। प्रदीप जी, इस पर आपकी राय सर? देखिए, शॉर्ट टाइम में बहुत ऊपर आ चुका है स्टॉक। मैं कल देख भी रहा था। मुझे लगता है कि करेंट जोन से एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है। प्रॉफिट बुकिंग आपको 950 तक अगर मिलता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्दी करेक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। सो लॉन्ग टाइम में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मुझे लगता है कि 1250 1300 ऑन द वे जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इतना स्टॉक भागा है, तो एक बार अगर करेक्शन हो जाता है 950 940 तक, फिर से स्टॉक भागेंगे। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म भी हुआ है, एक बार वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि 940 50 कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टॉक भागेगा। ठीक है। रुपेश राज जी का सवाल है, गोदरेज कंज्यूमर 1292 रुपये के लिए हुए हैं, रचित जी क्या करें इस पर? सर 1292 पे ले रखे हैं। आज ये थोड़ा सा न्यूज में भी था। 1244 रुपये चल रहा है अभी। इसमें सर आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है, और मैं समझ रहा हूँ इस स्पेस में ही अगर आप देखें थोड़ा थोड़ा आपको मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिलेगा। दो आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, तो अभी तो आपको इतना क्लियर एग्जिट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको एक ये रेजिस्टेंस देता हुआ दिख सकता है इन द रेंज ऑफ 1292 1298। इसको थोड़ा समय दें, मेंटेन करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जैसे ही उसके ऊपर सस्टेन करेगा, अब आपको नए हाइस के ऊपर आता हुआ दिखेगा, जो कि आपको 1368 से 1400 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए एक क्वार्टर का आपको इसको समय देना पड़ सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशन मैनेज करें। ठीक है। विश्वजीत बेहरा जी का सवाल है, टीसीएस में एक महीने का व्यू बता दीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉस। प्रदीप भाई, इनका तो खैर एक महीने का है, मैं एक हफ्ते का और ऐड कर देता हूं अपनी साइड से, क्योंकि रिजल्ट भी आ जाएंगे एक हफ्ते में। तो दोनों व्यू बता दीजिए सर। देखिए, एक हफ्ते का और एक महीने का सर मेरा कोई व्यू है नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कॉल दिया था 3000 पे, उसके बाद 3100 में भी बताया। देखिए, बात करते करते 1.5 महीना भी नहीं हुआ, टीसीएस 3300 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक क्वार्टर का टाइम देते हो एटलीस्ट, तो इजीली आपको 3600 3700 के ऊपर का प्राइस मिल सकता है। क्योंकि नीचे का ज़्यादा जगह बचा नहीं है। आईटी में ऑलरेडी हमने देखा एक अंडर परफॉर्मर रहा है पास्ट में भी। और जिस तरीके का आप टीसीएस का भी, रिसेंटली मैं सीईओ का एक पोस्ट भी देख रहा था, 1.5 बिलियन का अलग से रेवेन्यू इनको होने वाला है एआई से। एंड कहीं ना कहीं एआई वेब 3 में जितना अलग अलग इनोवेशंस काम करना, और निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 45 46 के आसपास टॉप बना के आया था। 30,000 31,000 32 के आसपास एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ। तो धीमे धीमे अभी ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि 40 इस बार ब्रेक अगर होता है निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो आपको न्यू एक हाई 4850 तक मिलेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स। उस टाइम पे टीसीएस का प्राइस होगा आपको मिनिमम 4200 500 आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। तो एक दो हफ्ते का व्यू यहाँ पे ना लेके चलेंगे तो ही सबसे बढ़िया होगा। व्यू एटलीस्ट 3 4 महीने का रखिए, आपको 3650 3700 तक आपको इजीली मिलेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। इंटरेस्टिंग। रचित भाई, सारा कल उठापटक हो गई रिलायंस में, अब क्या टेक करें? क्योंकि लोगों को यही लगता है कि रिलायंस अगर 5% 10% कभी गिर जाए तो इसको बाय कर लेना चाहिए। यही सवाल भी है कि बाय कर लें क्या? देखिए, मैं कहूंगा बिल्कुल आप बाय करें, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मगर हाँ, जो मार्केट का एक प्रोजेक्शन हम लेके चल रहे हैं, अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द शो से कमेंट्री हमारी पूरी सुनी है, और जो पूरा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, इतना स्कोप रखिएगा कि 1440 लेवल्स तक भी अगर आपको आता हुआ दिखे तो आप इसमें और बाइंग कर लें। और ये मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि आपको कोई एडवांटेज मिलेगा बाइंग प्राइस का या ऐसा कुछ। उस लेवल तक आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा लोअर लेवल पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वैसे पूछें सर, फॉर दिस एंटायर ईयर जियो की एक अनलिस्ट जियो की एक लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से पूरी वैल्यू अनलॉकिंग है, रशियन क्रूड का ना खरीदना जीआरएम मार्जिन पे थोड़ा सा अगर प्रेशर देता भी है, तो मुझे इस पे पर्टिकुलर स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैं समझता हूं 2000 तक के टारगेट्स आपको इस साल ये दिखाने का दमखम रखता है। और अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म की ओर जाते हुए देखेंगे, तो 3000 से 3500 तक के टारगेट्स भी मैं बहुत कंफर्टेबली इसमें देख पा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खरीदना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कंधाल जी, इनका सवाल है एचसीसी पर 28 रुपये 50 पैसे के भाव पर इन्होंने करीब 6500 शेयर ले लिए हैं। इसमें राइट इशू आया था 12 रुपये पर, तो आई बिलीव कि इन्होंने राइट इशू में सब्सक्राइब किया होगा
और नहीं भी किया तो इन्होंने राइट इश्यू एंटाइटलमेंट का बेनिफिट जरूर लिया होगा। प्रदीप भाई क्या करें इस काउंटर में? ये बोल रहे हैं कि या तो इसको एवरेज कर लूँ यहाँ पर या निकल के किसी दूसरे शेयर में शिफ्ट करूँ, क्या करना है सर? देखिए, मुझे लगता है कि एवरेज करने का तो सलाह मेरे तरफ से नहीं होगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 17.30 पे मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर आपको 2380-24 के आसपास मिलता है उछाल में, एग्जिट करने का प्लान ही ढूंढिए। तो एग्जिट ही करना है और थोड़ा वेट करके जाइए, क्योंकि 19 है तो एक बार आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लगे तो एग्जिट करके जाइए, क्योंकि स्टॉक में पूरा साल भर कुछ नहीं हुआ। हमने देखा जिस तरीके से चार्ट खराब है, ये 42-40 से लगातार आधा हो गया है अभी। सो अभी भी नीचे का डाउन साइड ओपन है। मुझे लगता है कि 15-14 अगेन पॉसिबल है। इसमें ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव चार्ट या तो ब्रेकआउट बेस फॉर्मेशन कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में खराब है, ना ही डेली पे अच्छा है, ना ही मंथली पे, ना ही वीकली पे। सो एक बार तो आप प्लान कीजिए एग्जिट करने का ही। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिट का प्लान करना पड़ेगा सर, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ग्रो में क्या करें? रामू रेड्डी जी का सवाल है। रचित भाई ग्रो और कितना ग्रो करेगा, क्या उम्मीदें हैं? सर बहुत गलत आदमी से बहुत गलत सवाल किया है आपने। आई थिंक प्रदीप भाई विल बी अ बेटर मैन टू आंसर अच्छा, अबाउट दिस। हाँ, आई एम। ऐसा क्यों आप अचानक से गलत क्यों हो गए इस पे? नहीं, क्योंकि सर मैं अचानक से नहीं, मैं शुरू से ही गलत हो रहा हूँ इस पे। और मैं आपको अच्छा। बहुत क्लियर केस बताता हूँ। आईपीओ में एक इंटरेस्ट था, उसके बाद जो इसने मोमेंटम पकड़ा, आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट इट। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द साइज ऑफ द स्टॉक विच इट हैज गेन। लोग मुझे आके बोलते हैं कि साहब मार्जिन फंडिंग इनका बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है और ये सारी चीजें हैं, और इसके चलते आप देखिए इसमें एक अच्छा वैल्यूएशन लगता है। सर इनका वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस इतना मुझे कोई ग्रोथ रजिस्टर करता हुआ नहीं दिखा रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन इनका बहुत ज्यादा है। आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबडी, बट विवेक सर आपने भी देखा है मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस रिटेल को जिस तरीके से ड्राई अप करा देता है। रिटेल इन क्वार्टर्स टाइम चला जाता है आपके हाथों से और आपको पता भी नहीं लगता। मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ कंफर्ट के साथ नहीं बैठा हूं। अगर एंट्री की बात करेंगे तो मैं बहुत क्लियर केस आपको बताऊं, आई डोंट सी इट कि मैं कोई भी रीजन मुझे मुझे 120 126 से पहले एंट्री के लिए बोलेगा, और वो भी कंपल्सिव एंट्री होगी। मैं इससे बिल्कुल दूरी बना के रखता हूं, मुझे ये स्टॉक नहीं समझ आता। कोई दिक्कत नहीं है सर, देखिए हर तरह की स्टडीज़ हैं। अब आपने इस पर स्टडी की और इसने काउंटर ने एक्सेप्शनल रिटर्न दे दिए। हम भी कई बार उस समय यही सोचते थे कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ग्रो में, लेकिन फिर मेरी किसी एक बहुत समझदार आदमी अच्छा से बात नहीं, हो रही एक थी। चीज मैं और ऐड करता हूँ सर, एक चीज और मैं ऐड करता हूँ। मेरे को प्रैक्टिकली क्लियर केस प्रॉब्लम कहाँ से हो जाती है, जब मुझे पता लगता है कि कोई पंटर मैनिपुलेशन किसी स्टॉक पे हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर, फर्स्ट 2 days ऑफ ट्रेडिंग नहीं। देवर वाज अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ 90 लाख शेयर्स एंड दैट वाज गेटिंग रिग्ड। वहां पे ना मेरा एक क्लियर केस बन गया कि नहीं भैया, अपन थोड़े से क्या डरपोक किस्म के आदमी है, अपने को चीजें ठीक लगे वहां तक ठीक है। जहां चीजें ऐसी लगे ना कि हाँ इसमें रिग मूवमेंट्स हो सकते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो सर मैं बोलता हूँ पैसा अपने पास पड़ा रहेगा, वो फंसा जाएगा। ऐसी जगह फंसाना मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ सर। कोई बात नहीं। प्रदीप जी आप बताओ सर, क्योंकि देखो इनकी अपनी वो थ्योरी है, मैं उससे पहले में भाई कुछ हद तक इत्तेफाक रखता था, लेकिन हुआ क्या, मेरी एक बड़े समझदार व्यक्ति से बात हो रही थी। वो बोल रहे थे, मैंने उनसे यही पूछा कि भाई ग्रो की जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट डबल टू इट्स पीयर्स है, तो या तो पीयर्स ऊपर जाएं या ग्रो नीचे आए। ले हुआ दोनों में से कुछ नहीं, थोड़े बहुत पीयर्स थोड़े ऊपर आ गए लेकिन ग्रो नीचे नहीं आया, बहुत ज़्यादा नहीं आया। 190 की रेंज का इनका ऑल टाइम हाई है। फिर उन्होंने बताया कि आप इस स्टोरी को इस तरह से देखो कि एक प्लेयर आता है और बहुत जल्दी अपने इतने एस्टेब्लिश्ड लोगों में अपनी एक पहचान बनाता है और खड़ा हो जाता है ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन पर, और फिर उसके बाद अपने बिजनेस को इतना तेजी से एक्सपेंड करता है। और आप केवल अभी देखो कि इंडिया में इक्विटी मार्केट का पेनिट्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं है अभी भी। तो जब ये बहुत यहां से अगर डबल स्केल पर जाना इक्विटी मार्केट को, मतलब इक्विटी मार्केट में पेनिट्रेशन को, कि लोग और ज्यादा आएंगे, तो क्या होगा? तो वो ज्यादातर मोबाइल ऐप बेस्ड बेस्ट कंपनी चुनेंगे। तो ऐसे में इसको अब बाकी पीयर से मत देखो, इसको इसी की अपनी वैल्यूएशन से देखो। तो वो भी एक तर्क है, मैं ये वो नहीं ले रहा हूं, साइड नहीं ले रहा हूं, मैं तर्क बता रहा हूं केवल। तो प्रदीप भाई आप बताओ, आप किस साइड जा रहे हो शेयर पर?
सर आई डेफिनेटली रेस्पेक्ट रचित सर व्यू, बट मेरा यहाँ पे पर्सनल जो इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आप देखेंगे आज इंडिया में जनता है ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास, 148 समथिंग आप दिखेंगे अगर आप रियल टाइम डेटा में जाके देखेंगे। अभी अगर आप एनएससी में डेटा देखेंगे, एनएससी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर जो है, आपको एग्जैक्टली डेटा दिखेंगे 24 करोड़ 59 लाख 3,088 के आसपास। अच्छा, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट का ग्रोथ स्टोरी रहा है ना, पास्ट में भी जबरदस्त रिटर्न दिया है, और ग्रो डिस्काउंट ब्रोकर में नाम आता है आज से 10 साल, 12 15 साल, 5 साल पहले भी आप चले जाएंगे, ग्रो, जीरोदा, दूर दूर तक नाम नहीं था। कहीं ना कहीं हम शेयर खान के साथ अकाउंट ओपन कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम थोड़ा एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ, ऐसे ब्रोकर जो फुल हाउस ब्रोकर है उनके साथ अकाउंट ओपन करते थे। लेकिन ग्रो के अगर आप देखेंगे जिस तरीके के जीरोदा, उसके बाद आप स्टॉक, ग्रो आ गया मार्केट में। ग्रो नंबर वन क्लाइंट बेस के हिसाब से ऑब्वियसली ब्रोकर है, और देखेंगे इनका ऑलमोस्ट 2022 में भी 400 करोड़ के आसपास का सेल्स था, वो 2025 में 4,000 हुआ है। सो लोगों का ना क्रेज है। अब मेरा हर एक कंपनी में जो न्यू एज कंपनी रहता है ना, उसमें ऐसा व्यू है, आप इसमें पी मल्टीपल कोई भी कैलकुलेशन आप इस यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो न्यू एज कंपनी है ना, ऑब्वियसली वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली महंगा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। अब वहाँ पे एंजल वन का स्टोरी हमने देखा, लेकिन एंजल वन का भी अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी एंजल वन ऑलमोस्ट 22 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अभी भी है। लेकिन यहाँ पे ग्रो में 1 लाख तो क्रॉस हो ही गया है। लेकिन एंजल वन पे भी हमने देखा जिस तरीके का मल्टीबैगर हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक थीम है, एक स्टोरी है। जैसे कि कोका कोला में पैसा बनाया एक थीम है, कैपिटल मार्केट में ग्रो एक डिस्काउंट ब्रोकर, और आई डोंट थिंक कोई अभी कोई डिस्काउंट ब्रोकर लिस्टेड है भी बिल्कुल। ग्रो के जैसा। तो जीरोदा तो सर कंपटीशन में आया नहीं, लेकिन जिस तरीके से नितिन निखिल दोनों का अगर आप देखेंगे अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाइड करना, चले जाना, तो आई डोंट थिंक वो एसेट मैनेजमेंट पे अलग अलग जगह पे जा रहा है। सो ग्रो ने ना आके सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है जीरोदा को, और ये हुआ भी है। जिस तरीके से आप पहले सब लोग ना जीरोदा के नाम ले रहे थे, अभी मैक्सिमम लोगों के पास ग्रो में अकाउंट है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 5 से 7 साल में ना ये थीम चलेगा, और मैं इसीलिए ना ग्रो में डे वन से पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो रजीत जी ने जो लेवल दिया है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट लेवल की 160, 126, 135, ये जो रेंज है, इस रेंज पे कभी भी आता है तो आप बाय कीजिए। मेरा एक व्यू है यहाँ पे ऐसा है, 110 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी खराब होता है तो 110 के नीचे आप बेच दीजिए, इसको रखना ही नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने देखा रिसेंटली 193 का हाई, और उसके बाद 161 के आसपास होल्ड कर रहा है, और आईपीओ होने के बाद अभी भी 130 के नीचे नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक खुद बोल रहा है मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, तो हम कौन है इसको ना बोलने पे। जहां पे अगर हम यूएस के साथ भी कंपेयर करेंगे, मोर देन 50-60% पीपल, वो लोग इन्वेस्टेड है ऑलरेडी डेवलप कंट्री में, और इंडिया में वो 150 करोड़ जनता है, 24 करोड़ का हिसाब मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है। यहाँ पे भी एक्टिव लोग नहीं है, बहुत तो नॉन एक्टिव हो चुका है अभी। सो मुझे लगता है कि एक थीम है, डेफिनेटली आप बने रहिए। 200 भी क्रॉस करेगा, 250 एंड मल्टीबैगर पोटेंशियल इसमें है, आपको बने रहना चाहिए। मेरा तो सर व्यू ऐसा है।